बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम 4 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं 1 to 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम हिंदी से इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो इससे पहले मैं 2 दिसंबर शिफ्ट सेकंड की करा चुकी हूँ, तो अभी आपको लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ पर ज़रूर देखना। ठीक है, यहाँ से आपकी रिविज़न बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ये पूछ रहा है कि जो क्लासरूम से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा संबंधी कारक शिक्षण की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। प्रायर टास्क रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, adherence to linear pattern of communication by the teacher, socio-economic status of the family to which learner belong, inappropriate use of technology resources by the teacher, cultural background of students। देखो, ये पूछ रहा है कि जब हम क्लासरूम में होते हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि कितने अच्छे से टीचिंग हो रही है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि किसको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कि विद्यार्थियों का कार्य से पहले का व्यवहार, अध्यापक द्वारा संप्रेषण के सरीखे पैटर्न का पालन, शिक्षार्थी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकी के संसाधनों का अनुचित प्रयोग और विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसमें से देखो, सबसे पहले जब भी हम इनकी बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स का कभी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखते, क्योंकि मेरी टीचिंग उस पर इफेक्ट नहीं करेगी ना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा किस बैकग्राउंड से आया, कैसे नहीं आया, मैं पढ़ा सबको सेम रही हूँ। ठीक है, अब क्या है, और साथ में वही कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये मैटर नहीं करता ना कि देखो स्टूडेंट का कभी भी कल्चरल कभी भी उसका बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा, ना उसका स्टेटस मैटर करेगा कि वो पुअर है, कि वो गरीब है, अमीर है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो तो एलिमिनेशन के मेथड से करना तो ज़्यादा अच्छा होएगा। जैसे अब सी है, सी हो ही नहीं सकता किसी में भी, ये इफेक्टिव टीचिंग को वो करेगा ही नहीं। तो ये सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, ए बी डी, दैट इज़ सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। तो यहाँ से आपको ये क्या हो जाता है कि जल्दी, और वैसे भी हमने समझ भी लिया कि हमें पता है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो इफेक्ट ही नहीं करेगा, मतलब ये दोनों रीज़न नहीं होंगे उसके। ठीक है, तो ए बी डी इज़ द राइट आंसर। मतलब कि विद्यार्थियों को कार्य से पहले का व्यवहार, अध्यापक द्वारा संप्रेषण के सरीखे पैटर्न का पालन और विद्यार्थियों और अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकी के संसाधनों का अनुचित प्रयोग। ठीक है, ये इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। देखो, ये बहुत बार आया है, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो टीचिंग और लर्निंग की करेक्टरिस्टिक्स जरूर करना। वैसे यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी एक बार टीचिंग और लर्निंग की करेक्टरिस्टिक्स जरूर करके जाना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। कह रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्यम अंतर करते हैं, कि टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वाई लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। ऑब्वियसली देखो, टीचिंग एक सोशल एक्ट ही है और लर्निंग क्या है, पर्सनल एक्ट। लर्निंग मेरे ऊपर है कि मैं वो करना चाहती हूँ कि नहीं, पर टीचिंग एक सोशल एक्ट है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। देखो, ये नॉट नेसेसरीली, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ लर्न हुआ ना हुआ ये ज़रूरी नहीं है, मतलब हर एक केस में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो बी इज़ नॉट द ऑप्शन, बी नहीं है। तो आपके पास ये भी नहीं होगा। ठीक, बी नहीं है तो आपके पास ओब्वियसली ये ऑप्शन भी कट और ये ऑप्शन भी कट। ठीक है, उसके बाद आता है, टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग वाइल लर्निंग इज़ लाइक बाइंग। कि टीचिंग एक सेलिंग की तरह है, ओब्वियसली ये डेफिनेशन भी है इसकी, कि टीचिंग क्या है कि हम दे रहे हैं और लर्निंग क्या है, मतलब खरीदना। ठीक है, आप जितना गेन करोगे उतना ही। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना लेना चाहते हो। ठीक है, मैं तो आपको बहुत सारा कुछ दे रही हूँ, मतलब सपोज़ कि मैं आपको मतलब मैं सेलिंग और बाइंग यहाँ पे कह रही हूँ कि सपोज़ कि मैंने आपको एक पूरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, अब आपको उसका एक ही टॉपिक समझ में आया, वो आपके ऊपर है ना। जैसे कि मान लो कि मैं आपको 100 का सामान बेच रही हूँ, पर आपको उसमें से 10 का ही पसंद आया, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो टीचिंग एक सेलिंग की तरह है और लर्निंग बाइंग की तरह है। ठीक है, तो ए सी जहाँ पे है तो ओब्वियसली ए आंसर है, तो मतलब ई भी ट्रू है। टीचिंग कैन, डी क्या कह रहा है, टीचिंग कैन ऑकर विदाउट लर्निंग प्लेस। ये ट्रू है, मतलब ऑलमोस्ट ट्रू है, पर कभी कभी ये है, मतलब ऐसा, मतलब हम बोल भी सकते हैं नहीं भी, कि भाई टीचिंग हो सकती है कि जहाँ पे लर्निंग ना हो रही हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको नहीं वो है कि मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को नहीं लर्न करना, जो भी है। ठीक है, पर हम इसको फिर भी एक्यूरेट नहीं बोल सकते। तो इन टीचिंग इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टली टुवर्ड्स लर्निंग एंड लर्नर वाइल इन लर्निंग इट इज़ यूजली टुवर्ड्स वन सेल्फ। ठीक है, टीचिंग ऑब्वियसली मेरा पर्पज़ क्या रहता है कि जो मेरे लर्नर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आए, पर लर्निंग का पर्पज़ क्या कहता है हमारी तरफ, कि हम कितना सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए इज़ द ट्रू। कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है।
येस ट्रू, ऑब्वियसली कि वो सामाजिक है, वो अपना निजी हम खुद करना चाहें। और शिक्षण में अधिगम समविष्ट है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचिंग इम्प्लाइज ही कर रही है, नॉट नेसेसरीली ट्रू, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है, ये मैंने आपको भी एग्जाम्पल दे के समझाया ही है। शिक्षण बिना अधिगम प्राप्ति के हो सकती है, मतलब हो सकती है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में हो, तो मतलब ये पूरा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बन रहा। तो जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए, सी और ई, ठीक है, कि शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following type of assessment is conducted periodically with an eye on standard, formative, summative, portfolio assessment और performance? कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नज़र रखने के लिए समय समय पर आयोजित किया जाता है? देखो जो ऑन गोइंग होता है ना, जो ऑन गोइंग जो चल रहा है वो क्या है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब क्या है सम्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि हम उसको पीरियडिकली कंडक्ट करते हैं, पर वो उस पर क्या करते हैं कि साथ साथ में ये भी देखते हैं कि वो कि उसका अभी बच्चा कितना कर पाया, कितना सीख पाया, ठीक है। देखो फॉर्मेटिव क्या होता है, ऑन गोइंग, जैसे मैं क्लास में गई, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, अगले दिन मैंने उसी का ही टेस्ट ले लिया, तो डैट इज़ फॉर्मेटिव कि कितना बच्चों को समझ में आ रहा है। पर मैं जब पूरा उसके ऊपर मतलब उनके मानकों पर ध्यान रखने के लिए, नज़र रखने के लिए, स्टैंडर्ड पे करने के लिए करती हूँ, तो वहाँ पे यूज़ होता है आपका सम्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर विल बी अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च विद एम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च पैरागन। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिदर्श प्रतिचयन की प्रक्रिया अनुभविक व आज्ञात्मक प्रतिमान वाले शोध रूप के लिए उपयुक्त होगी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी। सामान्य वृद्धिचक प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया, स्तरित प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया और कोई भी गैर संभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रियाएं। देखो जब भी हम मेन डिफरेंस क्या है जो इंडक्टिव और डिडक्टिव में, मतलब निगमांतक और आज्ञात्मक में मेन डिफरेंस क्या है कि जब जो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है वो डेवलप करती है, मतलब वो एम करती है कि एक थ्योरी डेवलप है, ठीक है, और जबकि डिडक्टिव रीजनिंग करती है एग्जिस्टिंग थ्योरी है, मतलब पहले से ही कोई थ्योरी है उस पर काम करने पे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक बहुत मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रहता है एग्जिस्टिंग लेजर में, तो कॉमन क्या होता है कि आप एक नई थ्योरी बनाओ, ठीक है, मतलब एक नया उस पर काम करो, ठीक है, एक नई डेवलप करो जो आज्ञात्मक में होती है, ठीक है। तो जब हम एक आज्ञात्मक सर्च इंडक्टिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आप क्या करते हो, रैंडमली आप कोई भी चूज़ करते हो अपनी मर्जी से और करते हो, तो वहाँ पे एक ऑब्जर्व करते हो पैटर्न, तो वहाँ पे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में अब क्या होता है कि जब आप अपनी मर्जी से चूज़ करते हो या फिर अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करते हो तो वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट आता है व्हेन देयर इज एन एनिमेटेड डिस्कशन बिटवीन अ टीचर एंड हिज और हर स्टूडेंट इन द क्लासरूम इट कैन बी क्लासिफाइड एज। जब कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच एक सजीव एनिमेटेड चर्चा होती है तो इसे वर्गीकृत किया जाता है क्षैतिजीय, मैकेनिकल, रेखीय और स्पष्ट, हॉरिजॉन्टल, मैकेनिकल, लीनियर और कैटेगरिकल। तो यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक तो पहले होता है कि एनिमेटेड डिस्कशन। एनिमेटेड डिस्कशन होता है लाइव डिस्कशन, लाइवली मतलब पूरा उसमें क्या होता है सारे एक्टिव होते हैं, सब अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी यही होता है कि जब मतलब हम सबको एक सेम लेवल पे लेके चलते हैं और एक डिस्कस करते हैं कोई भी पॉइंट, तो वहाँ पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मतलब क्षैतिजीय संप्रेषण। तो यहाँ पे जो आंसर है डैट इज़ ए। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेतु भाषा इज फॉलेसी इज इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट। साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज कॉज्ड। ध्वनि एक तत्व है क्योंकि यह एक सह उत्पन्न होती है। इस तर्क में निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास है? विरुद्ध और कॉन्ट्राडिक्टरी, विरुद्ध या विरुद्ध हेतु, सत्प्रतीक्षा और इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड, सत्प्रतीक्ष या अनुमानिक तौर पर विरोधी हेतु, साध्य सम या अनप्रूव्ड मिडल, साध्य सम या असिद्ध हेतु, बाधित और नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्ट मिडल, बाधित या अनुनामिक विरोधी हेतु, ठीक है। देखो जो इसका आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है विरुद्ध। विरुद्ध क्या कह रहे हैं, जब हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, उसने बोल भी दिया कि साउंड एक एलिमेंट है, पर इसने क्या बोला, मतलब उसका एग्जिस्टेंस भी बता दिया पर उसका साथ में उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया बिकॉज इट इज़ कॉज्ड, क्योंकि वो उत्पन्न होती है, ठीक है, उसके नॉन एग्जिस्टेंस को भी बता दिया कि वो उत्पन्न होती है इसी वजह से साउंड है, ठीक है, एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो आता है ऐसे केस में, तो वहाँ पे आते हैं विरुद्ध और विरोधी हेतु, विरुद्ध और कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज हेतु इज नॉट यूनिफॉर्मली कंकॉमिनेंट विद मेजर टर्म? अष्ट प्रतिपक्षा, आयुरेत्री, अनोन्या असिद्धा और सुयाभिचारा, ठीक है, सुयाभिकारा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शब्द घटना के साथ समान रूप से सहवर्ती नहीं है? अष्ट प्रतिपक्ष, आयुतरेकी, अन्योय, असिधा असिधा और सुयभिकारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर वो है सुयभिकारा। नेक्स्ट आता है इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज AIOU इज रिटन एज TNHDZ यूजिंग द सेम कोडिंग लैंग्वेज BFJBP विल बी रिटन एज। देखो इसमें क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है AEIOU, तो अगर हम देखें तो ये ऐसे बन रहा है TNHDZ, मतलब -1 -1 -1 -1 और -1। ठीक है, मतलब उल्टा हो रहा है कि AEIOU है तो यहाँ से बन रहा है T, यहाँ से बन रहा है N, यहाँ से बन रहा है H और यहाँ से बन रहा है D और यहाँ से बन रहा है Z। तो अगर हम यहाँ से करेंगे हमें क्या निकालना है BFJPV, तो V-1U, P-1O, J-1I, F-1E और B-1A, तो UOIEA फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इन क्लासरूम इन्वायरमेंट बाय टीचर विल लीड टू हाई लेवल पार्टिसिपेशन, सिमेंटिक प्रेसिजन, इफेक्टिव इंप्रेशन, डिलेड फीडबैक। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर उच्च स्तर पर योगदान, सटीक शब्दार्थ, प्रभावी प्रभाव और प्रतिपुष्टि में देरी। देखो मैं अब आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँ, मतलब इसी में ही बहुत कुछ बता दूँ आपको, तो आपको क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, और कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो आप जो फीडबैक देना चाहोगे, मतलब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे पहले तो समझने में ही। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ उससे रिलेटेड तो आप ये कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैं आप बताऊँ क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक साथ ओवरलोड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन का तो वहाँ पे प्रतिपुष्टि में देरी हो जाती है। ठीक है, डिलेड फीडबैक। Which one D is the right answer. Which one of the learning outcome are intended in teaching organized at understanding level? Longer recall and retention of facts, seeking of relationship and pattern among facts, creative construction and critical interpretation of ideas, mastery of facts and information. कि शिक्षण में निम्नांकित में से कौन सा अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? तथ्यों का लंबे समय तक प्रतिस्मरण और धारण रखना, तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना, विचारों को रचनात्मक निर्माण और आलोचनात्मक व्याख्या, तथ्य और सूचना पर प्रभुत्व। तो देखो जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आती है ना, मतलब अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर बात आती है। ठीक है, अवबोध स्तर पर बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे देखते हो कि जो आपके पास तथ्य हैं, जो आपके पास फैक्ट हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप और पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, मेमोरी पे आपने समझ तो लिया पर आप उसमें अंडरस्टैंडिंग पे क्या करना शुरू कर देते हो कि उनके बीच में रिलेशनशिप, संबंध बनाना शुरू कर देते हो। ठीक है, next, in which of the following format chapter scheme of document has to be formally approved by a research degree committee in the university? कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप में दस्तावेज की अध्याय योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालयों में एक शोध डिग्री समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ये ऑलमोस्ट आप सबको पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी में जब हम अपनी रिसर्च डिग्री पे करते हैं तो चैप्टर स्कीम किस में होते हैं? थीसिस, सेमिनार, रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च मोनोग्राफ। थीसिस में संगोष्ठी कागजात, शोध अनुच्छेद और शोध मोनोग्राफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? थीसिस में। ठीक है ना, डिसर्टेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल द प्रेजेंटेशन आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इंडिविजुअल? कि निम्नलिखित में से किस अधिगम सामग्री प्राकृता में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होती है? टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, जर्नल्स एंड द आर्टिकल्स रिकमेंडेड फॉर रीडिंग्स, राइटिंग ऑफ ग्रेट थिंकर सिलेक्टेड फॉर रिफ्लेक्टिव रीडिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल। कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, पठन हेतु सिफारिश की गई पत्रिकाएं और लेख, विमर्शक पठन हेतु चयनित महान चिंतकों के लेख और अभिक्रमित अनुदेशात्मक तथा मॉड्यूलर अधिगम सामग्री। तो इसमें जो आंसर होता है वो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाईली स्ट्रक्चर और इंडिविजुअलाइज्ड। नेक्स्ट आता है रिसर्चर इंटेंटेड टू मेक यूज़ ऑफ ICT इन हिज और व्हाट कंसिडर शुड बी वेट मोस्ट इन सच अ डिसीजन। कि एक शोधकर्ता क्या चाहता है कि अपने शोध में मैं ICT का उपयोग करूं। ठीक है, इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादा है? तो इसने पूछा है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ टूल यूज्ड, कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरिंग इट, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स इन द डिपार्टमेंट वेयर रिसर्च इज टू बी टेकन, विलिंगलेस ऑफ हिज और सुपरवाइजर टू और द कंपनी फ्रॉम एज। देखो सबसे पहले मैटर करता है कि वो जो आप टूल यूज़ कर रहे हो वो सही है कि नहीं, मतलब प्रयुक्त उपकरण की उपयुक्तता, मतलब जो आप यूज़ करने वाले हो क्या वो उपयुक्त है भी कि नहीं। ठीक है,
कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑब्वियसली अगर वो बहुत महंगा है तो वो आपको नहीं उसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आता है कि अवेलेबल कि आपके डिपार्टमेंट में वो है कि नहीं है, ठीक है। मतलब अब अगर देखो आपके डिपार्टमेंट में तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगी, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका लेने का, ठीक है। तो कि आप पहले आप वो भी तो देखोगे ना कि आपके डिपार्टमेंट में कौन सा यूज़ है, कौन सा टूल यूज़ हो रहा है, तो आप वही करोगे, ठीक है। आपके इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका सुपरवाइज़र, क्योंकि सीखा आप लोगे पर आप उसकी हेल्प ले सकते हो थोड़ा बहुत, पर फिर भी नहीं। और ये भी नहीं करता कि किस कंपनी से इक्विपमेंट ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा डैट इज़ A, B and C. Next, if the 3% of AB is 7% of A plus B is 7% of AB 5%, तो what percentage of B is A? इसने पूछा है कि A B का कितना प्रतिशत है, A B का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये पूछा है इसने, what percentage of B is A, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं, सिंपल है कि हमने क्या किया है, पहले हमें दिया हुआ है कि A प्लस B इज इक्वल टू 300, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A 1/B इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। सेम हम वहाँ से निकाल लेंगे A माइनस बी जो हमें करके दिया हुआ है, वहाँ से निकल जाएगा ये सेम वैल्यू 4/5 इनको, क्योंकि हमें पहले A और B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से B की वैल्यू निकलेगी 30/47 और A की जब हम पुट करके रखेंगे तो निकलेगी 30/23। तो वट परसेंटेज ऑफ B इज़ ए, डैट इज़ मतलब A B का कितना प्रतिशत है, तो A और B की वैल्यू रखेंगे तो आंसर निकलेगा 4700 डिवाइड बाई 23, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आंसर इज़ 3। नेक्स्ट, सम चेयर्स आर कर्टेन्स, ऑल चेयर्स आर कर्टेन्स आर बेडशीट, सम चेयर आर बेडशीट। वर्ड क्या मूड है, कुछ कुर्सियाँ पर्दे हैं, सभी पर्दे बेडशीट हैं, कुछ कुर्सियाँ बेडशीट हैं। देखो ये मूड्स एंड फिगर्स हैं, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मूड्स एंड फिगर्स पे, इंडियन लॉजिक पे, लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये ज़रूर देखना, ठीक है। मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप पूरी प्ले लिस्ट अभी आपको हेल्प करेगी लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आता है वो क्या है कि सम चेयर आर कर्टेन्स। देखो हमें पता है कि जो इसका प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, मेजर टर्म। तो मेजर टर्म हमेशा ऊपर आती है, तो ऑल कर्टेन्स आर बेडशीट और नीचे आएगा सम चेयर आर, और ये सब्जेक्ट है तो माइनर टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगी ऊपर माइनर टर्म, सम चेयर्स आर, तो ऑल सम एंड सम। तो यहाँ पे ऑल पता है हमें टाइप ए स्टेटमेंट होती है, सम आई और सम दूसरा भी आई, तो AII डैट इज़ D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स ऑफ सम एस इज पी। कुछ एस पी हैं, इसका प्रतिलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो कुछ एस इस पी हैं तो कुछ पी भी एस होंगे, ठीक है। तो C इज़ द राइट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कन्वर्स निकालें। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड इन अ क्लासरूम फॉर इफेक्टिव टीचिंग। कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में नियोजित किया जा सकता है। टॉप डाउन, आइकॉनिक, एसोसिएशनल, डिसोसिएशनल, सिंबॉलिक, एब्स्ट्रैक्ट। ऊपर से नीचे प्रतिशिष्ट, संगठनात्मक, असंगठनात्मक और प्रतीकात्मक और संक्षेप। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कि वो क्या होना चाहिए, ऊपर से वो होना चाहिए आइकॉनिक, एसोसिएशनल और सिंबॉलिक, ठीक है। मतलब वो क्या हो कि प्रतिष्ठित हो, मतलब अच्छे से देखो क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है कि वो लोग बच्चे कैसे बैठे हैं, सही से बैठे हैं कि नहीं, संगठनात्मक और प्रतीकात्मक, ठीक है, सिंबॉलिक। तो B, C और E इज़ द राइट आंसर, C। नेक्स्ट आता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एड असर्शन, एक अभिकथन है और एक उसका तर्क है कि यूज़ ऑफ स्लैंग इन फॉर्मल टीचिंग मेक्स कम्युनिकेशन लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। कि औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है। अकेडमिक डिसेंसी डिमांड्स द अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट। शैक्षिक मर्यादा कक्ष परिवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है। देखो एक तो एक दूसरे से रीज़न का तो कहीं पे सवाल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर औपचारिक शिक्षण है तो वहाँ पे अनौपचारिक भाषा का तो हम अगर यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। तो A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। ऑब्वियसली अगर हम डिसेंसी बना के रखना चाहते हैं तो हमें स्लैंग का अवॉइड करना चाहिए। तो A इज़ फॉल्स, R इज़ ट्रू, D इज़ द आंसर। A verbal communication technique used in teaching is slow expression of words, varying the speed of voice and tone, presentation without pause, resorting to semantic jugglery। शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीक है। शब्दों की मंद अभिव्यक्ति, वाणी और ध्वनि की गति में अंतर, बिना विराम की प्रस्तुति, शब्दार्थ संबंधी विडंबनावाद का सहारा। तो इसमें जो है वो क्या है, वेयरिंग द स्पीड ऑफ टोन, वॉइस एंड टोन, की वाणी और ध्वनि की गति में अंतर। देखो जब भी हम एक वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम कर रहे होते हैं तो हम
अपने बोलने की जो टोन है, अपनी स्पीच है, उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ज़्यादा भार दिया जा सके। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्व इन अनुमाना। अनुमाना, ये भी मैं पूरा एक लेक्चर इस पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये भी ज़रूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र की विचारधारा के अनुसार अनुमान में निहित सोपान अनुक्रम को दर्शन वाला निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। देखो, सबसे पहले होती है प्रतिज्ञा, ठीक है, फिर होता है हेतु, फिर होता है उसके ऊपर जो हम उदाहरण देके करते हैं, फिर होता है उपनय, और फिर क्या होता है निगमन, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था। अ सर्टेन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ईयरली अमाउंट टू ₹10816 इन 3 years एंड 11248.64 इन 4 years. व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कैसे निकलेगा। देखो, 3 year में इसने ये दिया हुआ है कि कितना मिला उसको 10816, 4 year में इसको कितना मिला 11248, मतलब 0.64। तो अगर हम इसमें से जहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट निकालें 1 साल का, तो हमें मिल जाएगा 11248.64 माइनस 10816, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आप वो निकाल लेना, इंटरेस्ट जितना भी निकलेगा, तो वहाँ से डायरेक्ट हमारे पास रेट ऑफ वो निकल जाएगा। रेट हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें दिया ही हुआ है इंटू टाइम इंटू रेट हमें निकालना है डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारे पास इसमें से इसको माइनस करके आ ही गया था। उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल दिया ही हुआ है, उसके बाद टाइम 1 year और आर निकालना और 100, ठीक है। तो मुझे बताना कि क्या आंसर आएगा। 4% इज़ द आंसर। नेक्स्ट, अ रिसर्च स्कॉलर वाइल सबमिटिंग हिज और हर थीसिस डिड नॉट एक्नॉलेज इन द प्रीफेस एंड support of respondents to questionnaire use. This will be called an instance of technical lapse, willful negligence, unethical एक्ट और लैक ऑफ रिस्पेक्ट। कि एक शोधकर्ता ने अपनी शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते समय प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया। इसे क्या कहा जाएगा। तकनीकी चूक, स्वेच्छा से अनदेखी, अनैतिक कृत्य और सम्मान की कमी। तो ये होगा अनएथिकल एक्ट। देखो, आपको पता है कि जब भी हम थीसिस वगैरह सबमिट करते हैं तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है, ठीक है, उसमें कि क्या है, मतलब कि आपने अगर किसी का कुछ यूज़ किया है तो वहाँ पे आपको करना पड़ता है, वरना तो माना जाता है कि आपके पास एथिक्स नहीं है, ठीक है। आपने किसी का चीज़ यूज़ किया और आपने बताया भी नहीं कि आपने उसको यूज़ किया है, ठीक है। तो ये क्या है, अनएथिकल एक्ट, ठीक है। द सम ऑफ नंबर एंड इट्स इनवर्स इज -4, द सम ऑफ देयर क्यूब इज। पूछ रहे हैं कि अगर किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल -4 है तब उसके घनों का योगफल होगा, तो क्या होगा। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि x + 1/x और इसने उसके इन्वर्स का कितना बोला है -4, दोनों तरफ क्यूब कर दो, ठीक है। मतलब इसने ये पूछा ना घनों का क्यूब का, तो क्या होगा कि यहाँ पे जब हम करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x की 3 इसकी 3 + 3 × 1/x × x 1 x प्लस में 1/x a + b 3 × ab इंटू में a + b इज इक्वल टू -64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x से x कट जाएगा। ये 1x + 1/x का फॉर्मूला क्या होता, वैल्यू हमें क्या दी हुई है -4 जब हमने निकाली शुरू में, ठीक है, दोनों का प्लस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है x³ + 1/x³ प्लस में 3 × -4 इज इक्वल टू -64। तो यहाँ से ये माइनस का 12 में आ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x का क्यूब और इन दोनों के सम का क्यूब कितना हो गया 64 प्लस -64 + 12, तो ये क्या हो जाएगा -52। तो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20% बाय सेल ऑफ आर्टिकल। किसी वस्तु पर दिए जाने वाले क्रमागत छूट क्रमशः 10%, 15% और 20% के समतुल्य छूट क्या होगा। देखो, क्या होगा कि जब हमें परसेंटेज निकालने तो फर्स्ट हमें क्या होगा कि पहले 100 - 90 हमने कितना दिया 90/100, ठीक है। 10% डिस्काउंट दिया था तो वैल्यू कितनी थी, इतनी थी ना 90/100। तो क्या होगा नेक्स्ट में क्या होगी 80/500 और नेक्स्ट में क्या होगी 80/100। तो इसमें इनटू में 100 4%, ठीक है। तो जब हम ये निकालेंगे तो निकलेगा 61.20। तो जब हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे क्योंकि इक्वल निकालना है ना हमने कि कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 38.8।
नेक्स्ट, अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट इन हिज और हर क्लास, विच टाइप ऑफ रिसर्च पैरागन विल बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड? एवेल्युएटिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्सटेंड। कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन और आदतों में सुधार लाने की योजना बनाता है, इस संबंध में किस प्रकार का शोध स्वरूप मददगार होगा? तो ये क्या होता है? एक्शन रिसर्च होता है, मतलब क्रियात्मक में क्या होता है कि जब भी क्या होता है कि ये रिसर्च एक एवेल्युएटिव और इन्वेस्टिगेटिव है, जब हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना हो, मतलब कुछ खोजना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि मतलब कि हमें उसका जड़ निकालना है। देखो कि ये क्या कह रहा है कि बच्चों की ना जो अध्ययन आदतें हैं उसमें सुधार लाना है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको कि बच्चे स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी यूज़ होती है? एक्शन रिसर्च, ठीक है, क्योंकि ये एजुकेटर को क्या हेल्प करते हैं? कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एड्रेस करने में, मतलब कि जो अभी करंटली चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 दिसंबर शिफ्ट 1 की पार्ट फर्स्ट था, इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी मैं सेकंड शिफ्ट कल जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।